हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती गांगयान। आज मैं अब स्वागत करती हूं आप सभी का सीएसपी कोचिंग में। आज मैं लेकर आई हूं व्यंजन की क्लास। कल हमने की थी वर्ण विचार की क्लास, ठीक है, जिसमें स्वरों का हमने उच्चारण किया था। हम थोड़ा सा पहले व्यंजन के बारे में जान लेते हैं, व्यंजन की डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि जानकारी होनी बेसिक ज़रूरी होती है, इसकी डेफिनेशन होनी पता होना चाहिए हमें। तो मैं व्यंजन की आपको डेफिनेशन ऐसी बोल के बता रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ, फिर टाइम लगता है उसमें, इसलिए लंबी हो जाती है वीडियो, तो देखते भी कम हो लागू आप लोग की लिखने में वेस्ट हो गया, इसलिए। तो व्यंजन की जो डेफिनेशन है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाए या किया जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब इसे हम समझते हैं, जिसकी डेफिनेशन है उसे हम समझते हैं कि व्यंजन की जो डेफिनेशन है वो है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हलंत लगा होता है उन पर, तो वो आधे होते हैं, वो अपने वास्तविक रूप में होते हैं, और जब हम स्वर लगा देते हैं तो वो पूरे रूप में हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है व्यंजन की? वो होती है 33। 33 इनकी संख्या होती है। हालांकि मैं आपको भी धीरे धीरे डीपली से बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक बता रही हूँ इसलिए। तो अब लेकर चलते हैं हम इनकी जो पहले हम जो लेकर चलते हैं 33 में से 25 की बात करते हैं हम पहले। तो 25 पहले ले लेते हैं हम इसमें से, 33 में से 25। तो 25 जो हमारे होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब वो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो मैं लिखती हूँ। ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क ख ग घ अंग च छ ज झ अय ट ठ ड ड अने त थ द ध न प फ ब भ म। यही इनका उच्चारण है, और ये होते हैं हमारे टोटल 25। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन। अब ये 25 स्पर्श व्यंजन क्यों हैं, हम इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से इनको समझते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन होती है स्पर्श व्यंजन की, पहले हम इसका स्पर्श का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो शाब्दिक अर्थ होता है छूना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छूना। ये नोट रख करना कि शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है छूना, ठीक। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के
कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे कि अगर मैं इनका उच्चारण करूं, आपको मैं इनका उच्चारण करके दिखाऊं, तो मेरे जो अंक है 5 अंक होते हैं हमारे ध्वनि निकालने वाले, अगर वे उच्चारण करूंगी तो उनके जो 2 अंक होते हैं वो आपस में ऐसे छूकर निकलते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता रही हूँ, तो वह ऐसे आपस में ऐसे छूकर निकलते हैं। अब लेते हैं हम इनके 5 जो 25 हमारे वर्ण हैं, वो है, इनको हमने जो बांटा गया है वो 5 वर्गों का नाम दिया गया है। एक एक वर्ग को 5 वर्ण दिए गए हैं और इसलिए इनको 5 वर्गों में बांटा गया है 25 को। अब क्या है कि जब ये 5 वर्ण एक लाइन में हैं, तो जो मुखिया होता है उसी को इन्होंने वर्ग का बता दिया, समूह का जो मेंबर बना दिया, लीडर, उसे ही इन्होंने वर्ग का समूह लीडर बना दिया है समूह का। तो जैसे इसमें है कै है इसमें, तो कै को ही इन्होंने कै वर्ग दे दिया है। ठीक है, कै को इनको क्या बोल दिया, कै वर्ग। कै वर्ग से जानते हैं हम इसको, अगर वहां पूछ लिया जाए कि कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको क्या बताना है, कै, खे, गे, ढे, कै, घे, कै, खे, गे, घे और ऐ। ठीक है, ये आपको 5 बताने हैं। ऐसे ही अब आता है दूसरे नंबर का, तो उसको भी प्रथम जो वर्ण है उसको ही लीडर बना दिया है समूह का, चै वर्ग। ठीक, ऐसे ही चै के साथ आते हैं, ऐसे ही फिर टै वर्ग के हैं, तै वर्ग का है ऐसे ही, फिर ऐसे ही आ जाता है, फिर ऐसे ही आ जाता है इसमें पै वर्ग का। पै वर्ग का भी इस तरह से इसमें समूह बना दिया है। तो टोटल हो गए हमारे 25। ओके, अब क्या होता है कि इन 25 में इतना कुछ है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इन 5 की, जब हम बोलते हैं, अभी इधर से ले लेती हूं मैं, कि जैसे हम इस 5 को बोलते हैं, इन 5 को बोलते हैं, उसमें से आप ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाले वर्ण आप छोड़ दीजिए, इनको अलग रूप नाम से बोला जाता है। तो हम इनकी बात कर लेते हैं, जो हमारे 4 बचे हैं, 20 बचे हैं हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। अभी हमने देखे हैं ये 25 हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का हमने अर्थ भी समझा है, और अब इनका जो हम उच्चारण स्थान समझते हैं कि कौन से स्थान से बोले जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। कै वर्ग बोला जाता है कंठ से, वो भी कंठ से इसलिए बोला जाता है क्योंकि क और ए की आवाज कहाँ से आ रही है निकलकर, कंठ से। आप प्रैक्टिस करें, क तो यहाँ कंठ होता है, यहाँ से आवाज की ध्वनि निकल रही है, तो हमें पता चल जाएगा वो कंठ से आ रही है आवाज। ठीक है, और हमारे एक और बात ध्यान रखना कि जो 25 व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है, उसमें जो 5वां अक्षर है वर्ग का, वो इसका जो उच्चारण है वो अलग से होता है। ठीक, होता तो है कंठ और नाक से मिलकर, इसलिए कह रही हूं मैं कि कंठ का भी रोल है उसमें, पर अलग कैटेगरी दी गई है उसको, इसलिए। अब आता है चै वर्ग। चै वर्ग हमारा
तालु से बोला जाता है। च वर्ग तालु से बोला जाता है, जिसे तालव्य भी बोलते हैं, जिसे तालव्य बोलते हैं। अभी मैंने डायग्राम बना रखा है, उस पे अच्छे से आपको समझाऊंगी पांचों ध्वनि के स्थान। ठीक, अब ले लेते हैं ट वर्ग और प और त, तीनों वर्ग ले लेते हैं। जो हमारा ट वर्ग है वो मूर्धा से बोला जाता है, और जो त वर्ग है वो दंत से बोला जाता है, और प वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। ओष्ठ बोला जाते हैं होठ को। ठीक है, कभी ओष्ठ में कंफ्यूज हो जाएं तो ओष्ठ बोलते हैं होठ को। जब हम प वर्ग का यूज कर बोलने का उच्चारण करते हैं तो वहां पर जब हम होठ से बोलते हैं तो होठ हमारे राउंड राउंड हो जाते हैं, प, फ, भ, म, ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन 5 वर्णों की, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 वर्ण को बोला जाता है पंचम अक्षर। पंचम अक्षर बोला जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है पंचम अक्षर। अगर आप कभी भूल जाएं तो ध्यान रखना, जो हमारे समूह के हैं उसको पंचम अक्षर बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये नाक से बोले जाते हैं, इन्हें इसलिए अनुनासिका बोले जाते हैं ये। तो इस बात का ध्यान रखना, इनको अनुनासिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 5 ऐसे वर्ण हैं, और 2 वर्ण इसमें ऐसे हैं जिनका उच्चारण और इनके अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में एक वीडियो, एक क्लास अलग लूंगी, इनका प्रयोग बताऊंगी मैं, कहाँ कहाँ पर होता है और किस रूप से होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25, और इन 4 को भी संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना इनको भी। अब हम डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम समझ लेते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अच्छे से आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने इधर ज़्यादा अच्छे से थोड़ा कम समझाया है, क्योंकि डायग्राम से मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझ में आए। अब समझते हैं हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कै वर्ग को। कै वर्ग हमारा बोला जाता है कंठ से। कंठ हमारा कहाँ होता है? यहाँ पर। ठीक है, कंठ से जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जब हम क, अगर आप क बोलेंगे क, तो हमारी ध्वनि कहाँ से आएगी? कंठ से निकलती है। जब आप प्रैक्टिस करें तो कंठ से देखें, यहाँ पर फिंगर टच करें और फिर देखें आपकी ध्वनि कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब ले लेते हैं हम तालु वाला वर्ग।
ले लेते हैं हम तालु का वर्ग। तो तालु कहाँ होता है कि कंठ से थोड़ा सा ऊपर को चलना है और फिर वहाँ तालु होता है। आप देखें यहाँ से अपनी फिजिकल प्रैक्टिस में देखें तो कहाँ होगा, तालु से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, डाउन में, अप में जाएंगे, डाउन में तो कंठ है, अप में जाएंगे तो वहाँ होता है तालु, जिसे हम तालव्य बोलते हैं। तो जब हम तालु वाले वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि कहाँ से आती है, च, छ, ज, झ, अय्या। ऐसे ही हम करते हैं, मैं मूर्धा का बाद में बताऊंगी। अब करते हैं हम ओष्ठ का। ओष्ठ का जब हम उच्चारण करते हैं ओष्ठ के वर्ग का, तो हम उच्चारण करते हुए हमारे जो होठ होते हैं वो राउंड में आ जाते हैं, राउंड शेप में आ जाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, ठीक है, इस तरह से। अब आता है दंत से कि जब हम तय वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे दंत जो होते हैं, दंत त, थ, ध, म, त, थ, द, न, तो जो हमारी जीभ होती है वो दंत पर टच होती है, ठीक है। तो हमारा जो दंत का उच्चारण है, स्थान है, वो है त, थ, द, ध, न, ठीक है। अब करते हैं हम इस पंचम अक्षर का। जो पंचम अक्षर है हमारे ये 5, वो बोला जाता है नासिका से, इसको हम नासिक बोलते हैं, पंचम अक्षर का, ठीक है। तो ये बोले जाते हैं नासिक, या नासिका भी बोलते हैं, अनुनासिका भी बोलते हैं, ऐसे कई नाम से जाना जाता है। और नाक तो है ही, ठीक है। तो ये बोले जाते हैं नाक से कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है, उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको पंचम अक्षर को नासिका या अनुनासिका बोला जाता है। अब बात आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट मूर्धा स्थान। तो जब हम मूर्धा का उच्चारण स्थान करते हैं जहाँ से ध्वनि आती है, वहाँ से आते हैं 5 वर्णों की हमारे टै वर्ग की। टै वर्ग की उच्चारण होती है, ध्वनि निकलती है मूर्धा से। मूर्धा होता है तालु से थोड़ा सा ऊपर मूर्धा होता है, ठीक है। और आप उसमें एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। एक मूवी है सलमान खान और कैटरीना की, एकता टाइगर। एकता टाइगर में जब सलमान खान कैटरीना को टंगड़ी बोलना सिखाता है, तो वहाँ पर जब वो टै का उच्चारण करती है कैटरीना, तो वहाँ जब उसकी टै का उच्चारण करते हुए जब जीभ मोड़कर राउंड में लेकर सी बन जाता है जीभ का, तो वहाँ टै का उच्चारण होता है। वो उच्चारण कहाँ से होता है, वो मूर्धा से। जब वो बोलते हैं टंगड़ी, तो जब हमारी जीभ टच होकर जाती है मूर्धा पे, तो मूर्धा से निकल कर आती है ध्वनि टै की, तो उसे बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। भूलोगे नहीं मूर्धा को आप, क्योंकि एकता टाइगर में ध्यान रहेगा आपका कि मूवी का कैटरीना को सलमान खान सिखा रहा था, इसलिए आपको मूर्धा लाइफ में कभी भी भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बाद अब देख लेते हैं हम अंत्यस्वर व्यंजनों को। ये होते हैं 4। तो अब इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं अंत्यस्वर व्यंजनों की। इनका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अंदर की ओर से मध्यम में रहना, अंदर की ओर से मध्यम में रहना, ठीक है। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको वैसे
अर्ध स्वर भी अर्ध व्यंजन बोले जाते हैं, या अर्ध बोल दो, अर्ध वर्ण बोल दो, या फिर व्यंजन बोल दो। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा य और वै, य और वै हमारे हिंदी वर्णमाला के होते हैं। हिंदी भाषा में हमारे ये अर्ध होते हैं, और ये चारों के चारों, ये चार हैं, ये चार हमारे संस्कृत भाषा में अर्ध होते हैं। ठीक है, ये आज डाउट जो है क्लियर हो गया है कि जो ये दो होते हैं ये और वह, ये हिंदी में होते हैं अर्ध, और वैसे ही चारों अर्ध हमारे संस्कृत भाषा में होते हैं, संस्कृत की वर्णमाला में होते हैं, और ये हिंदी की वर्णमाला में अर्ध होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अंत्यस्वर व्यंजन, जिनको हम अर्ध बोलते हैं, आधे वर्ण। अब चलते हैं हम ऊष्म व्यंजन की ओर। ऊष्म व्यंजन, अब बात कर लेते हैं हम ऊष्म व्यंजन की ओर। जो ऊष्म व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है, मैंने बात की यहाँ पर ऊष्म, ऊष्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गरम। तो इसका ध्यान रखना, इसका जो अर्थ है वो होता है गरम, गरम ऊष्म। अब इसके थोड़े से हम जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा हमें मालूम भी होना चाहिए। हर व्यंजनों की डेफिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि हमें पूरा बेस समझ में आ जाता है। तो जो ऊष्म व्यंजन की डेफिनेशन है वो है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वास के रूप से बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब जब मैं इनका उच्चारण करती हूँ या आप उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे सांस की वायु से एक वास निकलते हैं, भाप, जैसे कुकर में अगर कुछ उबाल रहे हैं उसकी वास निकलती है, वो भाप बोलते हैं जिसे, तो उस वो वास होती है, वास को ही भाप बोला जाता है। सेम ऐसे ही हमारे जब इनका उच्चारण करते हैं हम, तो हमारे जो मुख से है, हमारे जो सांस वायु ध्वनि है, उससे भी हमें वास निकलती है, भाप निकलती है जब इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गई, अंत्यस्वर भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। और अब रह गया हमारा, देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे चार होते हैं। ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त क्यों होते हैं? संयुक्त का जो अर्थ होता है वो होता है इकट्ठा। जैसे एक फैमिली है, उसमें 2-3 पीढ़ी रह रही है और वो सब एक साथ रह रहे हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। देखते हैं हम, ये व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बना है। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं हम, ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है। ये बना है हलंत के साथ कै और पूरा श। ठीक, अब लेते हैं हम ऐसे ही तय को। ये भी देख लेते हैं एक बार, तय हलंत के साथ और पूरा रह। अब ये एक तय है, मतलब एक आधा है व्यंजन और एक पूरा व्यंजन है। वो अब इसलिए है
क्योंकि डेफिनेशन क्या है हमारी व्यंजन की कि जो हलंत के साथ होते हैं वो व्यंजन है, ये अपने वास्तविक रूप में है तीनों, क्योंकि ये आधे होते हैं व्यंजन। और व्यंजन को पूरा करने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, जब जाकर ये हलंत हटता है और यहाँ पर स्वर मिलकर इनको पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ भी हलंत लगा दूँ तो ये फिर क्या होगा, ये मिलकर आधा बनेगा, भाई आधा ही बनेगा ना। तो इसलिए अगर हमें पूरा बनाना है तो एक हमें पूरा लेना पड़ेगा और एक हमें आधा लेना पड़ेगा, और वो भी सही लेना पड़ेगा आधा। ये नहीं कि कै पूरा ले लो और ये आधा ले लो और ये बन गया। तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा ये आधा रहेगा कै और शय हमारा पूरा रहेगा। ठीक है, मैं यही कोशिश करती हूँ आप सभी को ऐसी हिंदी पढ़ाऊँ कि जो एक बार मेरी क्लास पढ़ ले और लाइफ टाइम आप फ्री हो जाए हिंदी से। मैं इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से और डीपली से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं चाहती मैं कि आप लोगों का भविष्य खराब हो। अब देख लेते हैं हम गे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हलंत के साथ। ध्यान रखना एक में हलंत आएगा। ठीक, तो इसको बोले जाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ बुक्स में ये 3 दिखाए जाते हैं और कुछ बुक्स में ये 4 होते हैं, लेकिन हमेशा ये संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, जब भी तो जाकर हमारा टोटल 20 वो 52 बनेगा। इसलिए तो ये 4 काउंट करने पड़ते हैं, जब जाकर हमारा 52 काउंट होगा। देख लेते हैं हम कुछ उच्चारण जो हमारे व्यंजनों के हैं। जैसे ल का उच्चारण है, नाम है उच्चारण पार्श्विक, इसे पार्श्विक नाम से जाना जाता है ल को। ऐसे ही डे और ढे को बोला जाता है उच्छिप्त। ऐसे ही य और शय को तालु, तालु से उच्चारण होता है इसका और इनको नाम से जाना जाता है। ऐसे ही रे को नाम से जाना जाता है लुंदित। ऐसे ही वै को दंत ओष्ठ के नाम से, दंत ओष्ठ जब दांत और ओष्ठ का मिलन होता है उससे हमारा उच्चारण होता है वै का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लास्ट में वीडियो के शॉर्ट ट्रिक, पूरी वर्णमाला की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, जिससे आपको याद करने में इजी हो और आप कभी भी उस शॉर्ट ट्रिक को ना भूलें। याद करने की ट्रिक देख लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक के। उसे हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ए के वर्ग विसर्ग कंठ, तो जो हमारा कै है, ए है, इसमें ए बोले जाता है कंठ से। ठीक है, और कै वर्ग, कै का जो पूरा वर्ग है वो भी किससे बोला जाता है, अभी हमने पढ़ा है, इस व्यंजन में पढ़ा है हमने। कंठ वाला जो वर्ग है, कै का पूरा समूह 5 वर्ण है उसमें, तो वो भी हमारा कंठ से बोला जाता है। अब आता है भी कंठ से बोला जाता है। ठीक है, जो उसका उच्चारण स्थान है कंठ है। अब आता है विसर्ग, विसर्ग है ये वाला। ठीक है, ये भी कहाँ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं हम दूसरा शॉर्ट ट्रिक के ओर। ईचा यश, ईचा यश का भी हम देख लेते हैं। इनका ई का जो उच्चारण स्थान है हमारा तालव्य से या तालु। तालव्य तालु एक ही है, अन्य नाम है तालव्य और तालु। तालु का तालव्य और तालव्य का तालु। तो तालु से बोला जाता है हमारे ई, और यहाँ आता है हमारा च वर्ग। अब बचता यह किससे बोला जाता है? तालु से, ठीक है। और श भी तालु से ही बोला जाता है। तो इस तरह से हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अच्छे से याद करने के लिए आपको बस सिर्फ 5 याद करने हैं, सिर्फ 5 नाम। ये हो गया। अब चलते हैं हम यह है रट रसा। रट रसा का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन से या मूर्धा से। री का जो स्थान है हमारा वो मूर्धा से होता है, उसका उच्चारण स्थान। टे का तो मैंने बताया बहुत अच्छे से, और रे का भी मूर्धा से, और श का भी, ठीक है। तो आप कभी नहीं भूलोगे इस शॉर्ट ट्रिक को वर्णमाला की, और ना ही आप वर्णमाला कभी भूल पाओगे इस शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अब चलते हैं हम तसल्ली। तसल्ली में कौन कौन से वर्ण हैं, इसमें ये देखना यहाँ पर ट वर्ग है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और तसल्ली पर चलते हैं हम दंत। तो जो त वर्ग है पूरा का पूरा वो दंत से बोला जाता है, और जो स है वो दंत से बोला जाता है, और ल भी हमारा दंत से बोला जाता है। उसका उच्चारण स्थान हमारा दंत से होता है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट हमारा जो बचता है इसमें ओष्ठ। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी उपोष्ठ। जो हमारा उ है वो ओष्ठ से बोला जाता है, और जो पै वर्ग, यहाँ पर बात हो रही है हमारी पै वर्ग की, और जो ओ है हमारा वो भी ओष्ठ से बोला जाता है, और ठ भी हमारा ये हमारे ओष्ठ से बोला जाता है, उ और पै वर्ग और ओ, ठीक है। तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। पूरी वर्णमाला इसमें कंप्लीट हो चुकी है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी। बस ये सिर्फ 5 ये याद रख लेना। एक है वर्ग विसर्ग, ऋचा यश, रट रसा, तसल्ली, उपोष्ठ। सिर्फ ये 5 आपको याद करने हैं और आपकी वर्णमाला कंप्लीट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो रह गए अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब लेकर आएंगे हम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए।